तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं फोर्स और प्रेशर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनको हम पार्टिकल नेचर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटोन। फोटोन के पास एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है और ये किसी पार्टिकल के साथ में, मटेरियल्स के साथ में कोलिजन कर सकता है और कोलिजन करके यहाँ पर ये फोर्स या मोमेंटम ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पर मैं पहला केस ले रहा हूँ इसमें, फर्स्ट केस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम कैसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम अपने कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए और कंसेप्ट को समझने के हिसाब से पैरेलल बीम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई। तो पैरेलल बीम के लिए हमने देखा हुआ है कि उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्टेंस के साथ साथ चेंज नहीं होती है, हर जगह पे वही इंटेंसिटी रहती है अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो। इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड बोल सकते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई इंसिडेंट्स ऑन ए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग प्लेन सरफेस। और अभी जो हम फोर्सेस निकाल रहे हैं वो प्लेन सरफेस पे निकाल रहे हैं, बाद में हम नॉन प्लेन सरफेस, स्फीयर वगैरह पे फोर्सेस निकालेंगे। तो जो मेथड्स हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, जो कंसेप्ट डेवलप करेंगे वो हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ जो लाइट यहाँ पे आ रही है उस लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पर आई है, तो कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर हम बहुत जगह पे बार बार उनको यूज़ करते रहेंगे। तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पहले इसको देखना शुरू करते हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इसमें। यहाँ पर a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0 भी लिखा गया है। तो r इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन, देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है और यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि 100% यहाँ पर ये एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे अगर एक ब्लैक बॉडी होती है तो ब्लैक बॉडी क्या करती है, 100% एब्जॉर्ब करती है, तो यू कैन ट्रीट इट लाइक ए ब्लैक बॉडी। तो a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर पहले ये निकाल लो कि कितनी पावर यहाँ पर आ रही है, पावर इंसिडेंट। ठीक है, तो जस्ट फाइंड पावर इंसिडेंट। पावर इंसिडेंट, तो पावर इंसिडेंट हमने लास्ट क्लास में देखा था कि I.A टाइप का होता है। सपोज ये जो एरिया है, ये जो प्लेन एरिया है, इस एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो I.A टाइप का होता है। तो यहाँ पर I और A आपको दिखेगा कि सेम डायरेक्शन में यहाँ पर दोनों है। अगर आप एरिया वेक्टर इसका ड्रॉ करोगे तो एरिया वेक्टर बोले परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलर यहाँ पर रहता है एरिया वेक्टर। तो इसका मतलब I भी उसी डायरेक्शन में और A भी उसी डायरेक्शन में, तो I.A I इंटू ए हो जाएगा सिंपली। तो पावर इंसिडेंट को आप यहाँ पर P से रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज I इंटू ए। पावर इंसिडेंट के बाद में आप यहाँ पे देखो कि कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट यहाँ पर कितने होंगे, तो इसको मैं n से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाय, तो ये तो है टोटल कितनी एनर्जी आ रही है पर सेकेंड, और hc बाई लैम्डा से डिवाइड कर दिया यहाँ पर इसमें, तो ये फोटॉन्स इंसिडेंट हो गया। फोटॉन मोमेंटम लेकर के आते हैं, तो एक फोटोन जो होता है वो h बाई लैम्डा इतना मोमेंटम लेकर के आता है। तो मोमेंटम यहाँ पे कितना आ रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कैलकुलेशन। मोमेंटम इंसिडेंट, मोमेंटम इंसिडेंट, कितना मोमेंटम यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है। तो ये तो हो गया कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं। एक एक फोटोन यहाँ पर कितना मोमेंटम लेकर के आता है, h बाई लैम्डा। तो आप देखोगे ये h लैम्डा ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और पावर डिवाइड बाई c हो जाएगा। मोमेंटम के लिए चाहो तो आप p यूज़ कर सकते हो, लेकिन p बहुत जगह यूज़ हो जा रहा है, यहाँ पे पावर के लिए भी यूज़ हो जा रहा है यहाँ पर ये, इसलिए मैं उसको सिंबल से रिप्रेजेंट फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। या फिर अगर सिंबल लिखना चाहो तो आप यहाँ पे स्मॉल p लिख लो। तो स्मॉल p इज़ मोमेंटम इंसिडेंट, दिस इज़ पावर इंसिडेंट डिवाइड बाई c। तो दिस p इज़ इक्वल टू कैपिटल P बाई c। इनको आप चाहो तो याद रखो, जिससे कि आप फटाफट बाद में इनको अप्लाई कर सको डिफरेंट सिचुएशंस में। p को आप यहाँ पर IA लिख रहे हो यहाँ पर, तो IA बाई c। ये तो हो गया मोमेंटम इंसिडेंट, इतना मोमेंटम आया। उस मोमेंटम का हुआ क्या यहाँ पर, क्योंकि हमें फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम एक तरीके से ये P इंसिडेंट है। ठीक है, दिस इज इंसिडेंट मोमेंटम, इतना मोमेंटम यहाँ पर आया है। अब क्योंकि यहाँ पर ये कम्प्लीटली एब्जॉर्बिंग है, कम्प्लीटली एब्जॉर्बिंग है, तो इसका मतलब है कि फाइनली यहाँ पर जो फोटॉन्स है वो कहीं जाएंगे नहीं, फोटॉन्स कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो गए इसके अंदर। तो मोमेंटम आया लेकिन फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, सारा का सारा मोमेंटम जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। तो P फाइनल यहाँ पर 0 हो जाएगा, जो फोटॉन्स हैं वो रेस्ट पर आ गए, एब्जॉर्ब हो गए। तो P फाइनल इज़ 0। तो P इनिशियल आपका इस डायरेक्शन में था और P फाइनल यहाँ पर 0 हो गया इसमें। तो ये किसके लिए है, यहाँ पर ये है फोटोन के लिए। ठीक है, तो इससे आप फोटोन पे फोर्स निकाल सकते हो P फाइनल माइनस P इनिशियल करके। तो अगर आप फोटोन पे फोर्स निकालोगे तो फोर्स ऑन फोटोन,
पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो बेसिकली माइनस पी इनिशियल के बराबर हो जाएगा, और माइनस पी इनिशियल का मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। तो फोटोन पे जो फोर्स लगा है अपवर्ड लगा, और अपवर्ड लगना चाहिए था क्योंकि नीचे आने वाले फोटोन को रेस्ट पे ला दिया गया है, तो फोर्स ऊपर लगाया गया होगा, तभी ऐसा हो सकता है। और यही फोर्स फिर यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ प्लेट पे भी लगेगा, और प्लेट पे यही फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो फोर्स ऑन प्लेट, फोर्स ऑन प्लेट दिस इज इक्वल टू, इसका जस्ट नेगेटिव कर देंगे यहाँ पे, तो ये नीचे की तरफ लग जाएगा F। तो बस हमें मोमेंटम का चेंज निकाल लेना है। अब आप बोलोगे कि मोमेंटम के चेंज से तो फोर्स नहीं आएगा, फोर्स आना चाहिए मोमेंटम का चेंज डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर आप देखो, आप पावर का यूज़ करके कैलकुलेशंस कर रहे हो, पावर यहाँ पे क्या है, खुद ही सेकंड में है, तो पावर यहाँ पे खुद ही सेकंड वगैरह में यहाँ पर इसमें आ रहा है, तो पावर वगैरह खुद ही अगर सेकंड वगैरह में यहाँ पे आ रहा है, तो ये सारे चेंजेस जो हम निकाल रहे हैं वो पर सेकेंड ही निकाल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो दिस चेंजेस आर ऑटोमेटिकली पर सेकेंड। अब इसके बाद में यहाँ पर अब अगली बारी आती है इसमें कैलकुलेशन की। तो फोर्स यहाँ पर मेरे को निकालना है, मोमेंटम का चेंज पी इनिशियल के बराबर ही हो जाएगा, तो जो फोर्स यहाँ पर लगेगा दैट फोर्स इज सिंपली IA/C। तो ये फोर्स हो जाएगा प्लेट पे, ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ऑब्वियसली कि लाइट इस तरीके से आ रही है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी इस पर, तो दिस इज फोर्स ऑन द प्लेट। और ये फोर्स एक तरीके से परपेंडिकुलर भी लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस परपेंडिकुलर टू द प्लेट। यहाँ पर समटाइम्स हम एक प्रेशर टर्म डिफाइन करेंगे, तो उसको हम बोल देंगे रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर यहाँ पर अब कैसे डिफाइन करें, तो रेडिएशन प्रेशर, तो प्रेशर हमेशा होता है फोर्स, और ये फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर वाला हमको चाहिए, तो फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एरिया। जैसे मान लीजिए कभी अगर फोर्स इस तरीके से लगता है किसी पे, और ये एंगल अगर थीटा बन रहा है यहाँ पे, तो फोर्स का आप ये कंपोनेंट निकाल लो F cos थीटा, जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो प्रेशर यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये F cos थीटा डिवाइड बाई ए होगा। तो फोर्स का आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फोर्स ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर है। तो फोर्स यहाँ पर है IA/C और एरिया A, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, और जो यहाँ पर प्रेशर है वो प्रेशर I/C के बराबर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के लिए। फोर्स इज IA/C एंड दिस प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर इज I/C। इसके बाद नेक्स्ट केस यहाँ पर ले रहे हैं, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग प्लेट है यहाँ पे, यानी कि A अब के बार 0 हो गया और R यहाँ पर 1 है, तो इट इज़ परफेक्ट रिफ्लेक्टर और I इंटेंसिटी की लाइट सपोज यहाँ पे आ रही है। तो जो हमारे यहाँ पे प्रीवियस कैलकुलेशन आप उसको देख लो, यहाँ तक की कैलकुलेशन तो वही रहेगी कि नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, ये जो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट है बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट है पर सेकेंड, ठीक है, तभी हमें टाइम से आगे डिवाइड करना नहीं पड़ा। तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड है, और उसको अगर आप h/λ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये मोमेंटम इंसिडेंट है। तो यहाँ तक की कैलकुलेशन को मैं यहाँ से ले सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये जो P/C है, इस P/C को यहाँ पर आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो कि कितना मोमेंटम यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, P इंसिडेंट। तो P इंसिडेंट इज सिंपली इक्वल टू P/C, और P यहाँ पर सिंपली IA, तो IA/C, इतना मोमेंटम यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है। ये जो मोमेंटम आया इसका हो क्या रहा है यहाँ पर, तो एक तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका P इंसिडेंट का डायरेक्शन है, और ये जो कॉलिजन्स है इन कॉलिजन को हम परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन मान के चलते हैं, तो एग्जैक्टली वैसे के वैसे यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये P इनिशियल और यहाँ पर ये P फाइनल हो गए। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन इनिशियल और यहाँ पे ये फाइनल मोमेंटम। अगर आप यहाँ पर इन सिचुएशन में चेंजेस निकालते हो, डेल्टा P अगर आप निकालते हो, लेट्स से अगर अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल ही हैं, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ P इनिशियल आप कर सकते हो, तो ट्वाइस P इनिशियल, इसके बराबर मोमेंटम में यहाँ पर चेंज आ रहा है। और ये जो मोमेंटम में चेंज आया, ये देखोगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में आया है, तो इसका मतलब फोटोन पे फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ऑब्वियस है कि अपवर्ड होना चाहिए था क्योंकि डाउनवर्ड आते हुए फोटोन को अल्टीमेटली आफ्टर रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ यहाँ पे भेज दिया गया है। जो मोमेंटम यहाँ पर इसको मिला है वो ऊपर की तरफ मिल गया, और ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। यहाँ पर जो फोटोन है हमारा, अगर इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगा, यही फोर्स हो जाए क्योंकि सब कुछ हम पर सेकंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द फोर्स। लेकिन ये फोर्स किस पे, फोटोन पे। अगर प्लेट पे बोलना है तो प्लेट पे यही फोर्स लग जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब के बार जो फोर्स होगा वो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ P इनिशियल इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे P इनिशियल की जगह पे
आप यहाँ पे रख सकते हो IA/C। तो फोर्स यहाँ पर लगेगा ट्वाइस IA/C, और फोर्स क्योंकि परपेंडिकुलर लगेगा तो अगर मैं प्रेशर लिखूँगा, रेडिएशन प्रेशर यहाँ पे कितना होगा, तो रेडिएशन प्रेशर विल बी, एरिया से आप डिवाइड कर लोगे इसको क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, तो प्रेशर का आंसर हो जाएगा 2I/C। तो फोर्स प्रीवियस केस से डबल हो गया है, जो एब्जॉर्बिंग वाला केस था, प्रेशर यहाँ पे भी डबल हो गया, 2I/C हो गया। इसके बाद नेक्स्ट केस यहाँ पे ले रहे हैं पार्शली रिफ्लेक्टिंग एंड पार्शली एब्जॉर्बिंग, यानी कि पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, पार्शियल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट मैथमेटिकली करने के लिए सपोज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर R के बराबर है तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 1 - R करने पे आएगा। यहाँ पर इसमें I इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, तो स्टार्टिंग की जो सारी कैलकुलेशन है वो तो ये रहेगा कि मोमेंटम यहाँ पर कितना इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट मोमेंटम दिस इज इक्वल टू IA/C। ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट मोमेंटम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जो इंसिडेंट मोमेंटम यहाँ पर है, ये इंसिडेंट मोमेंटम में से यहाँ पे कितना रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कितना यहाँ पर इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो P इंसिडेंट इसमें कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आप इसको R से मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे A से मल्टीप्लाई कर लो, और A 1 - R है तो उससे मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, तो IA/C 1 - R। ठीक है, इतना पार्ट तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया। इसमें से रिफ्लेक्ट कितने फोटोन या कितना मोमेंटम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो IA/C मल्टीप्लाइड विथ R, तो इतना मोमेंटम यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जो एब्जॉर्ब मोमेंटम है ये फाइनली यहाँ पर जीरो हो गया, तो उतना ही फोर्स लग जाएगा क्योंकि ये फाइनली यहाँ पर जीरो हो चुका है, तो दिस इज़ फाइनली ज़ीरो। तो यहाँ पे ये जो फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ये इतना ही हो जाएगा IA/C इंटू 1 - R। लेकिन अगर मैं फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन यहाँ पर अगर लिखूँगा तो फिर इसमें ट्वाइस का फैक्टर आ जाएगा, तो इट इज़ ट्वाइस IA/C इंटू R। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन में फिर वो ऊपर चला जाता है, P फाइनल माइनस P इनिशियल करना पड़ता है, तो जैसे अभी हमने जस्ट के बिल्कुल वैसे कर सकते हैं यहाँ पे। और ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड लगेंगे, ये फोर्स भी, मैं प्लेट पे डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, प्लेट पे ये फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, प्लेट पे ये जो फोर्स लगेगा ये भी डाउनवर्ड लगेगा। अगर दोनों डाउनवर्ड फोर्सेज हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं इस तरीके से डायरेक्टली, और ऐड करके जो आप नेट फोर्स यहाँ पर निकालेंगे तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि IA/C तो लेट से दोनों में कॉमन आ ही रहा है, यहाँ पर इधर से 1 - R आ जाएगा, यहाँ से 2R आ जाएगा, तो IA/C इंटू 1 + R यहाँ पर ये फोर्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए R यहाँ पर 1 हो जाता है तो 2 IA/C हो जाएगा, अगर R यहाँ पे 0 हो जाता है, परफेक्ट एब्जॉर्बर हो जाता है, तो IA/C हो जाएगा। तो दोनों केसेस के लिए R की वैल्यू रख करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया है कि नहीं आया, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है। तो अगर आप रेडिएशन प्रेशर यहाँ पर निकालना चाहो कि व्हाट इज़ द रेडिएशन प्रेशर इन दिस केस, तो रेडिएशन प्रेशर यहाँ पर हो जाएगा इसमें A से डिवाइड करने के बाद में I/C इंटू 1 + R, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडिएशन प्रेशर। इसके बाद एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अ प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम इज इन इक्विलिब्रियम इन एयर ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट बीम ऑन प्लेट, फाइंड पावर ऑफ बीम, अज्यूम प्लेट अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। सपोज यहाँ पे जो प्लेट है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर है, तो हमें पावर यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि कितना होगा यहाँ पर इसमें। तो जो फोर्स यहाँ पे लगता है वो फोर्स यहाँ पे कितना लगता है, फोर्स अगर मैं पावर के टर्म्स में यहाँ पे फोर्स की बात करूँ और एब्जॉर्प्शन की वजह से फोर्स की बात करूँ तो फोर्स यहाँ पर हो जाता है P/C। आप यहाँ पे देखो कि जो फोर्स है वो फोर्स बहुत ही कम होता है। नॉर्मल अगर पावर की अगर हम बात करें, नॉर्मल पावर 100 वाट 200 वाट इस तरह की अगर हम बात करें तो C से डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हो फोर्स बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए रेडिएशन के जो फोर्सेज हैं वो फोर्सेज हमें रियल लाइफ में उतनी जल्दी दिख नहीं पाएंगे, ठीक है, जब तक कि पावर बहुत ज़्यादा नहीं हो। तो रेडिएशन प्रेशर की वजह से फोर्सेस, क्योंकि नीचे C आता है तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट के हो जाते हैं फॉर कॉमन पावर्स। लेकिन यहाँ पर हमें 10 ग्राम के लिए देखना है कि हमें कितनी पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे हमें एक आइडिया लग पाएगा कि रेडिएशन के जो फोर्सेस होते हैं वो कितने मजबूत होते हैं, कितने स्ट्रांग होते हैं। तो ऑब्वियस है कि ये mg को बैलेंस करना चाहिए। अगर इस तरीके से नीचे से यहाँ पर ये अगर आ रहा है तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स यहाँ पर ऐसे लग जाएगा ड्यू टू रेडिएशन, और ये mg को बैलेंस करना चाहिए। तो mg को बैलेंस करवा दिया, P = mg × C हो जाएगा। m की वैल्यू यहाँ पे 10 × 10⁻³ g 10 ले लिया, c को ले लिया 3 × 10⁸। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा 3 × 10⁷ वाट। तो आप खुद ही देख सकते हो कि कितनी हाई पावर यहाँ पर रेडिएशन की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें सिर्फ 10 ग्राम प्लेट को यहाँ पर हवा में सस्पेंड करके रखना है, उसके वेट को बैलेंस करना है। तो दिस इज़ अ वेरी हाई रिक्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी हमको।
इसके बाद नेक्स्ट अगला केस यहाँ पे ले रहे हैं फोर्स की कैलकुलेशन के लिए। फोर्स ड्यू टू ऑब्लिक इंसिडेंस। अब तक हमने जो इंसिडेंस कराया था वो नॉर्मल इंसिडेंस कराया था, नॉर्मल कलम कराया था। सपोज अब के बार नॉर्मल से किसी एंगल थीटा पे यहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है, और पहला केस में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि एब्जॉर्प्शन यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1, यानी इट इज़ परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो अगेन यहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन किस तरीके से जाएगी इसमें वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो हमारी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन तो बोलते हैं कि अगर पावर इंसिडेंट आपको पता है तो पावर इंसिडेंट का यूज़ करके आप मोमेंटम इंसिडेंट निकाल सकते हो। तो मोमेंटम इंसिडेंट हमेशा क्या हो जाता है, P/c। तो कितना मोमेंटम यहाँ पर इंसिडेंट होगा वो हमेशा पावर इंसिडेंट डिवाइडेड बाय c हो जाता है। लेकिन पावर को अगर मैं इंटेंसिटी के टर्म्स में अगर लिखना चाहता हूँ, सपोज कि इंटेंसिटी अगर I है, तो पावर को अगर आप इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो अब यहाँ पर आप देखो इंटेंसिटी और यह रहा आपका एरिया वेक्टर, तो इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा केयरफुल होकर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इट इज़ IA cos थीटा। तो जो पावर इंसिडेंट है वो IA cos थीटा हो जाएगी, मोमेंटम इंसिडेंट IA cos थीटा बाय c हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। तो दिस इज़ योर पावर इंसिडेंट, और पावर को फिर मैंने अल्टीमेटली इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखा है, क्योंकि ज़्यादातर हमें कई बार डेटा इंटेंसिटी के टर्म्स में मिलेगा, तो इसलिए हमें इंटेंसिटी के टर्म्स में पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करना है। अभी जो पावर I, अब ये जो मोमेंटम आया, ये मोमेंटम पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि दिस इज़ परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो मोमेंटम जो आया था आपका वो इस डायरेक्शन में आया था, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन था। अब P फाइनल ऑब्वियस है कि 0 हो गया यहाँ पर इसमें, अगर ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है तो P फाइनल अब कुछ रहा ही नहीं यहाँ पे। तो सीधे सीधे अगर आप यहाँ पे देखो कि व्हाट इज़ योर चेंज इन मोमेंटम, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो एक तरीके से माइनस P इनिशियल के बराबर हो जाएगा। और इससे आपको फोर्स किस पे मिलेगा, यहाँ पे फोटोन पे। तो फोटोन पे P इनिशियल के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जो प्लेट है उस प्लेट पे फोर्स, तो फोर्स ऑन प्लेट, तो ये फोर्स ऑन प्लेट हो जाएगा। मोमेंटम इंसिडेंट किस डायरेक्शन में हुआ था उसी डायरेक्शन में, यानी कि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये तो ऑन फोटोन हो गया, दिस इज़ ऑन फोटोन। फोटोन पे इतना फोर्स लगेगा लेकिन प्लेट पे इसका अपोजिट, तो हमें तो वही चाहिए यहाँ पे सिर्फ। तो सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज तो P इनिशियल के बराबर हो गया यहाँ पर ये, और बस आप यहाँ पे P इनिशियल रख दो तो IA cos थीटा बाई c, ठीक है। डायरेक्शन अलोंग इंसिडेंट लाइट जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई थी उधर यहाँ पर ये फोर्स लग गया। ये तो बात हो गई फोर्स की, और फोर्स आपको इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है। अगर मुझे रेडिएशन प्रेशर निकालना है तो प्रेशर के लिए आपको फोर्स का वो कंपोनेंट लेना पड़ता है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो सरफेस के परपेंडिकुलर इसका अगर आप कंपोनेंट लो, ये एंगल यहाँ पे थीटा है, और अगर आप यहाँ पे इसका कंपोनेंट लो तो ये हो जाएगा F cos थीटा। तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा F cos थीटा डिवाइडेड बाई एरिया। F की जगह आप F यहाँ पे रख दो इसमें, तो A से A कट जाएगा, लेकिन एक cos थीटा यहाँ पर भी है और फोर्स में भी cos थीटा आएगा, तो 2 cos थीटा बन जाएंगे। तो I cos स्क्वायर थीटा बाई c, दिस इज़ द रेडिएशन प्रेशर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो थोड़ा कैलकुलेशन में हमें यहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा। पहले हम सिंपली IA लिख रहे थे, लेकिन अब के बाद IA cos थीटा हो गया, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंस डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। सिंपली ये एंगल थीटा, P फाइनल यहाँ पे 0 हो गया एब्जॉर्प्शन के केस में। यहाँ पर इसमें प्लेट पे फोर्स कितना लगेगा, तो जो भी आपका इंसिडेंट का डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में फोर्स लग गया यहाँ पे प्लेट पे। तो अब के बाद फोर्स भी ऑब्लिकली लग रहा है, तो फोर्स ऑब्लिकली लग रहा है, तो मेरे को यहाँ पर प्रेशर निकालने के लिए फोर्स का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो कि यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये करते ही हमारा रेडिएशन प्रेशर का आंसर आ गया। ऑब्लिक इंसिडेंस में अगला केस यहाँ पे ले रहे हैं, व्हेन द प्लेट इज़ अ परफेक्ट रिफ्लेक्टर। तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो अगेन स्टार्ट आपको वहीं से करना पड़ेगा कि मोमेंटम यहाँ पे कितना इंसिडेंट हो रहा है। तो P इंसिडेंट इज इक्वल टू पावर इंसिडेंट डिवाइड बाई c, और पावर को अगेन आप यहाँ पे लिखोगे IA cos थीटा, जैसे हमने पहले डिस्कस कर रखा है। तो IA cos थीटा बाई c, दिस इज द मोमेंटम इंसिडेंट। ये मोमेंटम जो इंसिडेंट हुआ, इस मोमेंटम का क्या हुआ, तो अगर आप यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन जो 11th में हमने पढ़ा है अगर उसको देखो, तो एक बार जस्ट मैं रिकैप यहाँ पे कर देता हूँ इसका। सपोज कोई पार्टिकल आता है यहाँ पे विद सम वेलोसिटी v, और ये एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा है इसमें, तो इसके वेलोसिटी के अगर आप 2 कंपोनेंट करो, एक तो हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल के डायरेक्शन में, दिस इज़ v cos थीटा, और एक हो जाता है यहाँ पे इस डायरेक्शन में विच इज़ v sin थीटा। तो v sin थीटा यहाँ पर इस सरफेस के पैरेलल है, इस पर कोई किसी से तरीके का चेंजेस नहीं आते, और v cos थीटा रिवर्स हो जाता है।
तो v cos थीटा रिवर्स होता है तो उससे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो अल्टीमेटली यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज वही रहता है, लेकिन बस थोड़ा डायरेक्शन वगैरह में चेंजेस आते हैं। तो v sin थीटा एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, और ये v cos थीटा बन गया। तो v cos थीटा का डायरेक्शन रिवर्सल होता है यहाँ पर इसमें। अगर आप मोमेंटम में चेंज देखो तो मोमेंटम में चेंज यहाँ पर कितना हो जाता है 2mu cos थीटा, और ये मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा सिर्फ, ठीक है, अलोंग, या ऐसे कह लो अलोंग नॉर्मल यहाँ पर मोमेंटम में चेंजेस आते हैं। तो मोमेंटम में चेंजेस अलोंग नॉर्मल है। इनिशियल मोमेंटम कितना था mv के बराबर, ठीक है, दिस इज mv। तो जो चेंज हुआ वो 2p इनिशियल cos थीटा, तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। तो डायरेक्टली आप इसका यहाँ पर अब इसमें यूज़ करो तो जो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर होगा वो ट्वाइस p इनिशियल cos थीटा के बराबर हो जाएगा, और यही आपका फोर्स हो जाएगा। तो और ये जो फोर्स लगेगा, अगर मैं पार्टिकल पे, जैसे यहाँ पे पार्टिकल पे अगर बात करूँ तो पार्टिकल पे ये फोर्स अलोंग द नॉर्मल इस तरीके से लगेगा, और यही फोर्स अगर मैं प्लेट पे सरफेस से बात करूँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स अब के बार नॉर्मल के अलोंग यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो इट इज़ ट्वाइस IA cos थीटा बाई सी। एक cos थीटा यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है इसमें, ठीक है। दिस फोर्स इज 2IA cos स्क्वायर थीटा बाई सी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, अलोंग नॉर्मल भी कह सकते हैं, अलोंग नॉर्मल। ये जो रिजल्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस में भी हमारे हेल्प करेंगे कि जब भी यहाँ पर इस तरीके का रिफ्लेक्शन होगा तो जो फोर्स लगेगा वो अलोंग नॉर्मल लगेगा, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली याद रखो, ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस में बहुत हेल्प करने वाले हैं अगर हमें वहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि फोर्स यहाँ पे अलोंग द नॉर्मल ही लग रहा है, ठीक है, फोर्स इज ऑटोमेटिकली अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, इस तरीके से यहाँ पे सरफेस पे फोर्स लग रहा है। तो फिर जब हम प्रेशर निकालेंगे यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर, तो फिर आपको यहाँ पर कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रेडिएशन प्रेशर, now this pressure is equal to simply this force divided by area. Now you don't need to take any component as force is perpendicular, ठीक है, फोर्स खुद ही नॉर्मल यहाँ पर, तो f बाई ए करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2I cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सी। अब इसमें क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा करते हैं कि जैसे यहाँ पे जो फोर्स है, जैसे प्रीवियस उन्होंने फोर्स निकाला होता है एब्जॉर्प्शन में, तो एब्जॉर्प्शन में आप फोर्स देखो IA cos थीटा बाई सी आ रहा है एब्जॉर्प्शन के केस में, और इसी में डबल कर देते हैं। अगर जब वो फोर्स निकालने जाते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए तो इसको 2IA cos थीटा बाई सी कर देते हैं। लेकिन अगर फोर्स देखो, फोर्स यहाँ पर रिफ्लेक्शन के केस में फोर्स यहाँ पे कितना आ रहा है 2IA cos स्क्वायर थीटा बाई सी। तो इसका जरूर ध्यान रखें, डायरेक्टली डबल करने से कई बार बात नहीं बन पाती है। जैसे जब यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा था तब तो डबल करने से बात बन जा रही थी, लेकिन जब यहाँ पर ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन का फोर्स डबल करने से रिफ्लेक्शन का फोर्स यहाँ पर डायरेक्टली नहीं आ रहा है, रेडिएशन प्रेशर में फिर भी आ जा रहा है। जैसे रेडिएशन प्रेशर अगर यहाँ पर आप देखो तो I cos स्क्वायर थीटा बाई सी आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 2I cos स्क्वायर थीटा बाई सी आ रहा है। तो रेडिएशन प्रेशर में तो डबल हो जा रहा है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफरेंसेस हैं। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा था, आपको ए से डिवाइड करना पड़ा यहाँ पर इसमें, ठीक है। तो फोर्स डिवाइड बाई ए, फोर्स का कंपोनेंट नहीं लेना पड़ा इसमें यहाँ पर, और उसके बाद में जब यहाँ पर आपने किया इसमें तो यहाँ पर आपको फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ा। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों केसेस बड़े डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इनको यहाँ पर डायरेक्टली एक केस एब्जॉर्प्शन के केस से डायरेक्टली डबल से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रिफ्लेक्शन के केस में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद अगला यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब तक हमने प्लेन सरफेस पे फोर्सेस कैलकुलेट किए, अब के बार फोर्स कैलकुलेट करना है इस स्फेरिकल सरफेस पे। तो दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस, अ पैरेलल बीम इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। तो इधर से एक पैरेलल बीम आ रही है जिसकी इंटेंसिटी यहाँ पर I के बराबर है। तो वी हैव टू फाइंड force on this sphere for two cases. First case is perfect absorber case and second is perfect reflector. तो इन दोनों केसेस के लिए मुझे यहाँ पर इस पर फोर्स निकालना है। तो देखते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर कि एक रिंग एलिमेंट इस पर कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेट अस टेक अ रिंग एलिमेंट ऑन दिस। तो एक रिंग एलिमेंट यहाँ पर इस तरीके से ले लेते हैं। तो पहले तो एक इसका मैं कुछ इक्वेटर टाइप का यहाँ पर ये ड्रॉ कर देता हूँ, और उसके बाद में एक रिंग एलिमेंट। तो रिंग एलिमेंट लेट अस टेक लाइक दिस, कुछ इस तरीके का एक रिंग एलिमेंट। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पर इस पर एक रिंग एलिमेंट ले लिया, और सपोज़ एक मैं यहाँ पर इंसिडेंस होता है वो दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे जो इंसिडेंस हो रहा है दैट इंसिडेंस इज समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक इंसिडेंस आया, यहाँ पर एक, तो एक रे आके यहाँ पे इंसिडेंट होती है। अब आप यहाँ पर देखो कि इंसिडेंस का तो ये डायरेक्शन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइप का दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा, ये जो छोटा सा एरिया यहाँ पर लिया गया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा। तो एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है, तो नॉर्मल सेंटर से पास करेगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा दैट एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस। तो ये सेंटर से पास होता हो, आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो, तो दिस विल बी द एरिया वेक्टर, जिसको चाहो तो आप यहाँ पे डी ए वेक्टर लिख सकते हो। दिस इज डी ए और ये आई इंटेंसिटी। सपोज ये जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया है, ये एलिमेंट यहाँ पे थीटा, तो सपोज एक पॉइंट यहाँ पे थीटा पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे थीटा प्लस डी थीटा पर है, ठीक है। जिस तरीके से यूजुअली हम एलिमेंट लेते हैं, मैं अलग से इसको दिखा देता हूँ, डायग्राम को मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता वहाँ पर। तो ये जो एलिमेंट यहाँ पर मैंने लिया है, तो ये आपका थीटा हो जाएगा, और उसके बाद में फिर ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी, जो ऊपर वाले के लिए बनेगा, और थीटा प्लस डी थीटा बन जाएगा। जस्ट मैंने यहाँ पर थीटा ही दिखाया है इसमें, ठीक है, जिससे कि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना हो। और ये जो रिंग टाइप का एलिमेंट है, इसके विड्थ हो जाएगी आर डी थीटा। तो स्टेप्स हमारे वही हैं। पहले हम यहाँ पर निकालेंगे कि व्हाट इज़ द पावर इंसिडेंट, और पावर इंसिडेंट के लिए आई और एरिया के बीच में एंगल देखना पड़ेगा। तो आई और एरिया के बीच में जो एंगल यहाँ बन रहा है दैट एंगल इज दिस थीटा। तो पावर इंसिडेंट आप यहाँ पर निकाल लो, तो पावर इंसिडेंट, तो दिस पावर इंसिडेंट इज इक्वल टू आई डी ए कॉस थीटा। पावर इंसिडेंट से अगर आपको मोमेंटम इंसिडेंट निकालना है तो पावर बाय सी करना पड़ता है, तो मोमेंटम इंसिडेंट आता है। तो मोमेंटम इंसिडेंट दिस इज इक्वल टू आई डी ए कॉस थीटा डिवाइड बाय सी। दिस इज योर मोमेंटम इंसिडेंट। इतना मोमेंटम यहाँ पर आया। अब ये मोमेंटम आया तो सही, लेकिन इसका क्या हुआ, ये एज इट इज़ एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि पी फाइनल यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब भी ऐसे केसेस आते हैं तो हमें अब तक आइडिया लग जाना चाहिए प्रीवियस केसेस से कि जिधर से लाइट आती है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग जाता है, ठीक है। तो जो प्लेट या फिर जो भी सरफेस है उस पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो फोर्स इसका मतलब कि टुवर्ड्स लेफ्ट यहाँ पर लग रहा होगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन एरो यहाँ पर बना हुआ है यही फोर्स का भी हो जाएगा, इसको आप डी एफ बोल सकते हो। इसी को मैं यहाँ पर नीचे भी दिखाने जा रहा हूँ, जो नीचे वाला एलिमेंट है उस पर ये हो जाएगा डी एफ, ठीक है। छोटे एलिमेंट पे बात कर रहे हैं इसलिए डी एफ लिख रहे हैं इसको। तो अगर मैं इस पूरे ओवरऑल स्फीयर की बात करूं तो जो फोर्स लगेगा लेफ्ट में लगेगा, ठीक है। कोई भी आप एलिमेंट लेते जाओ सब पे फोर्स लेफ्ट में यहाँ पर लगता चला जाएगा। तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो तो हमको क्लियर हो गया कि इधर होगा। डी एफ यहाँ पर कितना होगा, डी एफ इज इक्वल टू दिस आई डी ए कॉस थीटा बाई सी, ठीक है। यही हो जाएगा, पी इनिशियल के बराबर ही हो जाएगा, पी इंसिडेंट के बराबर ही हो जाएगा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी एफ। अब मुझे यहाँ पर इसको ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। उससे यहाँ पर आप नेट फोर्स निकाल पाओगे इस पर। तो नेट फोर्स के लिए आप चाहो तो आई बाई सी तो बाहर आ जाएगा, दिस इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब उसके बाद में डी ए कॉस थीटा का आपको इंटीग्रेशन करना है। अब इस डी ए कॉस थीटा के इंटीग्रेशन के दो तरीके यहाँ पर हो जाते हैं। एक तरीका तो सिंपली यहाँ पर अब ये हो जाता है, वन मेथड विल बी समथिंग लाइक दिस। तो एक सर्किल में यहाँ पर ले लेता हूँ, उस सर्किल या स्फीयर जो भी उसको ले लेता हूँ, और फिर उस पर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर ये मैंने ले लिया इसमें। अब इसके बाद में यहाँ पर लेट अस ड्रॉ दिस लाइंस। तो हमने जो एलिमेंट यहाँ पे लिया है वो यहाँ कहीं पे लिया है, दिस इज डी ए, और इस डी ए का जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी से कंपोनेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा होगा यहाँ पे। डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा एक तरीके से ये है, दिस इज डी ए कॉस थीटा। तो ये जो इस तरीके का एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट है। एक तो कंपोनेंट यहाँ पर ये होगा और एक कंपोनेंट यहाँ पर ये होगा। तो ये तो हो गया आपका नेट एरिया। इस नेट एरिया के दो कंपोनेंट है, वन इज़ दिस एंड वन इज़ दिस। अब ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला एरिया बेसिकली इस सरफेस का एरिया है, और ये वाला जो एरिया है बेसिकली वो इस सरफेस का एरिया, ठीक है। तो उन्हीं के वेक्टर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो डी ए कॉस थीटा इज बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ डी ए, जो कि इस तरीके के सरफेस वाला है। दिस इज योर डी ए कॉस थीटा एरिया। तो एक तरीके से अल्टीमेटली आपको क्या करना है, ये जो इस तरीके के डी ए कॉस थीटाज हैं उनको ऐड करते चले जाना है, ठीक है। तो जो इंसिडेंस है उस इंसिडेंस के जस्ट सामने परपेंडिकुलर एरिया आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। हमेशा आप याद रखो कि आई के साथ में हम क्या लिखते हैं, जो परपेंडिकुलर एरिया आता है जस्ट सामने वो लिखा जाता है यहाँ पर।
तो ये जो इस तरीके की आपके पास में लाइट आ रही है, इस लाइट, सपोज आप मान लो कि ये लाइट ही है, ठीक है, और इसके सामने आपने यहाँ पर ये स्फेयर पूरा रख रखा है एक, ठीक है, लाइट पूरी ऊपर तक जा रही है यहाँ पर ये। सपोज सामने यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ले लो, तो इस वॉल पे जब ये लाइट पहुँचेगी तो ये लाइट यहाँ पर एक सर्कुलर एरिया यहाँ पर इस वॉल पे बनाएगी। इसको आप दिखा सकते हो इस तरीके से, एक सर्कुलर एरिया टाइप का यहाँ पर इस वॉल पे बनेगा, ठीक है। जब लाइट को एक टॉर्च जला दो और वो टॉर्च अगर इसको कम्प्लीटली कवर कर रही है तो ये वाला एरिया एक तरीके से यहाँ पे डार्क हो जाएगा इतना, और एक सर्किल टाइप का मिलेगा, और इसकी रेडियस भी इसके रेडियस के बराबर ही मिलेगी। इसको हम बोलते हैं दिस इज़ प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। तो जो भी आपका बीम है, उस बीम के डायरेक्शन में सामने आने वाले एरिया को आपने यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया, और ये प्रोजेक्टेड एरिया हो गया, और ऑब्वियसली कि पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप इसको समझते हो तो डी ए कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो सिंपली पाई आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। डी ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन विल गिव यू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप सीधे सीधे आंसर लिख सकते हो कि आई बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। तो डी ए कॉस थीटा प्रोजेक्टेड एरिया इज पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ से बात नहीं बन रही, यहाँ से अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हमें डी ए लिखना पड़ेगा। तो डी ए लिखने के लिए जिस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास मोमेंट डेफिनेशन में करते थे, ये जो पूरी रिंग दिख रही है आपको, इस रिंग का एरिया लिखना पड़ेगा, और रिंग का एरिया लिखने के लिए उसके सर्कमफेरेंस इनटू विड्थ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस इनटू विड्थ अगर मैं करता हूँ यहाँ पर इसके लिए, तो इसके जो रेडियस बनेगी वो रेडियस यहाँ पर ये बनेगी, और ये रेडियस आप देख लो यहाँ पर इस रिंग की रेडियस कितनी बन जानी चाहिए, तो दिस रेडियस शुड बी आर साइन थीटा। तो मेथड नंबर 2 कह लीजिए आप इसको, यहाँ पे इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पर ये जो डी ए है वो डी ए यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, रेडियस इज आर साइन थीटा, विड्थ इज आर डी थीटा, ठीक है। तो ये कंप्लीट यहाँ पर इसका डी ए हो गया। इस डी ए को उठा करके फिर आप इसमें रखो, और फिर प्रॉपरली जो इंटीग्रेशन की टेक्निक होती है उसका यूज़ करो फिर यहाँ पर इसमें। तो ये फोर्स जो है वो हो जाएगा आई बाई सी, और ये 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा बन जाएगा यहाँ पे। तो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा के साथ एक कॉस थीटा भी वहाँ से मिल जाएगा हमको इस एक्सप्रेशन से, डी थीटा साइन थीटा कॉस थीटा 2, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर को आप बाहर निकाल लो, तो आई पाई आर स्क्वायर बाई सी, दिस इज साइन 2 थीटा डी थीटा। थीटा की लिमिट आप कहाँ से कहाँ तक यूज़ करोगे, तो थीटा अगर आपने जीरो ले रखा है, तो थीटा अगर आप यहाँ पे जीरो लेते हो, तो थीटा जीरो लोगे तो जो रिंग मिल रही है वो बिल्कुल यहीं पे मिल जाएगी। थीटा को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो ये रिंग मिली, फिर अगली रिंग मिल जाएगी, फिर अगली रिंग मिल जाएगी, और ऑब्वियस है कि आधे पर ही लाइट पहुंचेगी। इधर तो लाइट कोई फोर्स नहीं लगा सकती क्योंकि लाइट तो ऐसे आ रही है, तो आपको यहीं तक ही कवर करना है, ये पूरा आधा स्फीयर कंप्लीट करना है आपको। और थीटा अगर आप यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो, तो थीटा अगर आप पाई बाई 2 कर दोगे तो जो रिंग मिलेगी वो फिर ये वाली रिंग मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल अलोंग दी एक्सेस हो जाएगी एक तरीके से। तो ये रिंग, फिर ये रिंग, इस तरीके से रिंग्स मिलते जाएंगे। 0 से पाई बाई 2 तक हमको जाना पड़ेगा, तो 0 से पाई बाई 2। तो एक ईजी सा इंटीग्रेशन है साइन 2 थीटा का यहाँ पे। तो साइन 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन है, जस्ट मैं इधर के टर्म को छोड़ रहा हूँ, बस साइन 2 थीटा पे ही मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर, बस इतना ये जो पार्ट है इस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, और इसमें आप लिमिट रख लो। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। तो पूरा जो इंटीग्रेशन है वो 1 के बराबर है, और जो फोर्स है वो फोर्स सिंपली यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसमें फिर आई पाई आर स्क्वायर बाई सी। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक तो जिसमें हमें कोई प्रोजेक्टेड एरिया ये सब लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और एक ये तरीका है जिसमें आप लाइट यहाँ से भेजो और एक दीवार पे उस लाइट को कलेक्ट करो। तो लाइट जो आप कलेक्ट करोगे तो आपको एक सर्कुलर एरिया मिलेगा जिसमें डार्कनेस होगी, तो हम इसको बोलेंगे कि ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया है इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं इधर से देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसका ये प्रोजेक्टेड एरिया दिखाई देगा इस वॉल के ऊपर। तो इसको सॉल्व करने में अब अगला केस यहाँ पर ले रहे हैं जिसमें ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा, ठीक है, इट इज़ परफेक्ट रिफ्लेक्टर। तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर वाले केस में भी अगेन हमें शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी, एक एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा इसमें। तो एक एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करते हैं, अगेन एक रिंग एलिमेंट यहाँ पे लेंगे। तो रिंग एलिमेंट सपोज यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर ये रिंग एलिमेंट इसमें। तो दिस इज दैट रिंग एलिमेंट। इस रिंग एलिमेंट पे लाइट को इंसिडेंट होता हुआ दिखाते हैं, जिससे हमने प्रीवियसली दिखाया था। तो लाइट सपोज इस तरीके से यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, और जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर बिल्कुल कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। दिस इज द एरिया वेक्टर। तो ये रहा आपका इंसिडेंस, और ये रहा आपका डी ए वैक्टर। इनके बीच में भी एंगल थीटा बन जाएगा, जो एंगल थीटा यहाँ पर बन रहा है। तो अगेन अगर आप मोमेंटम इंसिडेंट और ये सब लिखोगे तो वही बात हो जाएगी यहाँ पे, पी इंसिडेंट दिस इज इक्वल टू पावर इंसिडेंट। तो पावर इंसिडेंट यहाँ पर हो जाएगा आई डी ए कॉस थीटा,
ठीक है, डिवाइड बाई सी कर दिया। अब यहाँ पर इस मोमेंटम का क्या हुआ, ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्टर है, तो इलास्टिक कोलिजन टाइप का यहाँ पे आप कंसिडर करोगे इसको। और जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर कोई इस तरीके से लाइट आती है, फिर वो लाइट अगर कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, तो जो फोर्स लगता है वो फोर्स नॉर्मल के अलोंग लगता है। और कितना फोर्स लगेगा, ट्वाइस पी इंसिडेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। तो अब के बार जो फोर्स लगेगा, फोर्स नॉर्मल के अलोंग लगेगा। जो लाइट है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। इसका रिफ्लेक्शन भी हम दिखा देते हैं इसमें कि रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है इसमें। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद में लाइट कुछ इस तरीके से जा रही होगी सपोज। ठीक है, लाइट विल गो लाइक दिस, थीटा एंगल पे ही जाएगी लाइट, यहाँ पे थीटा एंगल पे आई थी, थीटा एंगल पे जाएगी। लेकिन जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी लाइक दिस। ठीक है, उसी को अगर मैं यहाँ पर नीचे दिखा दूँ तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और अगर मैं स्फेयर पे दिखा रहा हूँ तो स्फेयर पे आप एरो ऐसे बना लो, स्फेयर पे, स्फेयर की तरफ एरो यहाँ पर रहेगा। तो यही फोर्स मैं यहाँ पर इस पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसमें डायरेक्शन के लिए आप इसको सेंटर से पास होता हुआ दिखा दो। डायरेक्शन की क्लैरिटी के लिए वी कैन शो इट पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, दिस इज योर डी एफ। अब आपको थोड़ा सा एक आइडिया यहाँ पे लग जाएगा कि इस डीएफ के दो कंपोनेंट, एक अपवर्ड और एक टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पर ऐसा आएगा। ये जो डीएफ है यहाँ पे ऊपर वाला जो डीएफ है, इसको मैं अलग दिखा देता हूँ डायग्राम क्लैरिटी के लिए। तो यहाँ पर ये लेफ्ट और टुवर्ड्स डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, ये आपस में कैंसिल करेंगे। इसका मतलब तो इस पूरे एलिमेंट पे इस तरह के कैंसिलेशन होंगे और जो फोर्स आएगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा। तो डीएफ को डायरेक्टली अब के बार हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीएफ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे। और कौन से कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ेंगे जो टुवर्ड्स लेफ्ट है यहाँ पर इसमें। ठीक है, तो डीएफ का आप एंगल देखोगे तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो डीएफ का जो कंपोनेंट आपको ऐड करना है वो यहाँ पे हो जाएगा डीएफ कॉस थीटा। तो एक एक करके यहाँ पर इनके एक्सप्रेशंस बहुत केयरफुली हमें लिखने पड़ेंगे। तो डीएफ का एक्सप्रेशन तो ट्वाइस पी इंसिडेंट कॉस थीटा। ठीक है, ये डीएफ का एक्सप्रेशन। तो पी इंसिडेंट को आप यहाँ पे लिख लो। तो ट्वाइस पी इंसिडेंट इज आई डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सी कॉस थीटा। तो दो कॉस थीटा हो गए यहाँ पर इसमें। तो 2i डी ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी। ठीक है, ये तो हो गया फोर्स। लेकिन इस फोर्स को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। फोर्स का जो लेफ्ट कंपोनेंट आ रहा है उसी को आप इंटीग्रेट करोगे, उसी से नेट फोर्स आएगा। तो जो एफ नेट यहाँ पे आएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो इसके बाद फर्दर कैलकुलेशन के लिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो डी एफ की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा उसमें पहले से था, एक कॉस थीटा यहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो 2i बाई सी, इसको तो आप बाहर निकाल सकते हो। और डी ए कॉस क्यूब थीटा आ गया यहाँ पर अभी। तो अगर आप इसको देखो अब इसमें, तो पिछले बार तो डी ए कॉस थीटा बना था और अब के बार जो बन रहा है वो है डी ए कॉस क्यूब थीटा। तो अब के बार प्रोजेक्शन से काम नहीं चलेगा। डी ए कॉस थीटा तो प्रोजेक्शन होता है, लेकिन डी ए कॉस क्यूब थीटा प्रोजेक्शन थोड़ी होता है। तो यहाँ पे डी ए कॉस क्यूब थीटा बन रहे हैं यहाँ पे, तो हमें फिर डी ए का एक्सप्रेशन रख के काम चलाना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे प्रीवियसली किया है मैं उसी को यहाँ पे डायरेक्टली रिपीट कर रहा हूँ। मैं वापस कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ इसकी। तो एरिया ऑफ रिंग 2 पाई रेडियस इनटू ये हो गया सरकमफेरेंस, विड्थ हो जाएगा आर डी थीटा, ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। अगेन आप देख लो जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं उनको आप बाहर निकाल लो यहाँ पर इसमें। तो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ शुड बी टेकन आउट। तो यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो 2 पहले से बैठा हुआ है, तो 4i पाई आर स्क्वायर बाई सी। ठीक है, 4i पाई आर स्क्वायर बाई सी। फिर इसके बाद यहाँ पर बन रहा है आपका कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा, जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है 0 टू पाई बाई 2। मैं सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर रहा हूँ इसको इंटीग्रेट करने के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि लेट कॉस थीटा को टी ले लिया, तो उससे माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी हो गया। और क्योंकि कॉस थीटा को टी लिया है तो थीटा जब 0 डिग्री है तो कॉस थीटा यानी कि 1 हो जाएगा, यहाँ पे टी 1 हो जाएगा। थीटा जब पाई बाई 2 है तो टी 0 हो जाएगा। तो प्रॉपरली यहाँ पर सबको आप यूज़ कर लो। तो 4i पाई आर स्क्वायर बाई सी, और एक माइनस क्योंकि यहाँ पे आ रहा है तो उस माइनस को मैं बाहर एडजस्ट कर लेता हूँ। इट इज़ 0 टू 1 और टी क्यूब डी टी बन जाएगा। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो और यहाँ पे जो लिमिट्स हैं उन लिमिट्स का थोड़ा आप ध्यान रखो। थीटा जब 0 है तब कॉस थीटा 1 यानी कि टी 1 आ रहा है, तो 1 से 0 यहाँ पे लिमिट बन रही है इसकी। तो लिमिट इज़ फ्रॉम 1 टू 0। लिमिट अगर आप यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो T4 बाई 4 आएगा, वो 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा।
और T4 पे जब आप लिमिट लगाओगे 0 -1 तो -1 आ जाएगा, माइनस वो इस माइनस को हटा देगा यहाँ से, तो अल्टीमेटली आपको जो आंसर मिलेगा सरप्राइजिंगली वही आंसर मिल रहा है जो हमें एब्जॉर्प्शन में मिला था। अगर ये कम्प्लीटली एब्जॉर्बर है, आप देखो यहाँ पर जो फोर्स का आंसर आया था वो I π² आया था। अगर ये कंप्लीट रिफ्लेक्टर है तब भी वही आ रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्टली एब्जॉर्बर का याद करके डबल कर देते हैं उसको, तो ये चीज़ नहीं चल पाती यहाँ पर। इसमें अगर प्लेन सरफेस होती है तभी चल पाती है, बिना प्लेन सरफेस के नहीं चल पाती है। और प्लेन सरफेस पे भी नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए, ऑब्लिक इंसिडेंस नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें कई लोग ये भी समझ लेते हैं कि जैसे जो एब्जॉर्बर वाला केस है उसमें I πr² कर देते हैं, तो πr² एक तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्टेड एरिया है। तो एब्जॉर्बर के केस में प्रोजेक्टेड एरिया से आप कर सकते हो, यू कैन डू इट बाय प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, क्योंकि dA cosθ आया था इंटीग्रेशन में। और यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं प्रोजेक्टेड एरिया वाला कंसेप्ट करके एब्जॉर्प्शन का निकालते हैं, फिर डबल से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा और उसके बाद कट करूँगा, 2I/c या फिर 2 यहाँ पर ऐसे कर लो, ट्वाइस एब्जॉर्प्शन के केस में गलत, ट्वाइस एब्जॉर्प्शन के केस में यहाँ पे लिख दिया I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि एब्जॉर्प्शन का आंसर निकालेंगे उसको डबल कर देंगे। अगर एब्जॉर्प्शन का केस दिया है तो ये काम करेगा यहाँ पर, ये अच्छी तरीके से काम करेगा अगर ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है तब I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आप प्रोजेक्टेड एरिया के भरोसे नहीं बैठोगे, आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उससे जो भी आंसर आएगा अगर आप सही कैलकुलेशन करते हो तो उस आंसर को ही आप एक्सेप्ट करोगे। अदरवाइज़ ये एब्जॉर्प्शन का प्रोजेक्टेड एरिया का कुछ भी नहीं चल पाएगा यहाँ पर। इसमें रिफ्लेक्टर के केस में कुछ भी नहीं चलेगा इस तरीके का। इसके अलावा अगर यहाँ पे ये पार्शली रिफ्लेक्टिंग और पार्शली अगर एब्जॉर्बिंग है स्फीयर हमारा, तो इससे पहले हमने देखा था कि पार्शली एब्जॉर्बिंग पार्शली रिफ्लेक्टिंग के केस में आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा था। वहाँ पर इसमें वहाँ पर IA/c इंटू 1+r आ रहा था, प्लेन सरफेस के लिए हमने किया था, ठीक है। तो प्लेन सरफेस के लिए हमने यहाँ कहीं पे किया था, मैं अगर उसको दिखाना चाहूँ तो प्लेन सरफेस के केस में, ठीक है, यहाँ पर हमने किया था जो एब्जॉर्प्शन का लग रहा था उसको 1 - r से मल्टीप्लाई कर दिया था, और जो रिफ्लेक्शन का फोर्स लग रहा था उसको r से मल्टीप्लाई कर दिया था, एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया था। जब दोनों को ऐड किया तो I/c इंटू 1+r आ रहा था। अगर मैं यहाँ पर भी वही काम करना चाहूँ इस केस पर्टिकुलर केस में कि अगर ये पार्शली रिफ्लेक्टिंग पार्शली एब्जॉर्बिंग है तो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है, ठीक है। पार्शियल के केस में, फॉर केस ऑफ पार्शियल वाला केस अगर मैं यहाँ पे लूँ तो एब्जॉर्बर की वजह से जो फोर्स लगता है I πr² लगता है, और उसको आप यहाँ पे 1 - r से मल्टीप्लाई कर दो एब्जॉर्प्शन वाले को। और जो यहाँ पे रिफ्लेक्टर वाला केस है I π, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत है कि ये, अच्छा ठीक है, कैपिटल R यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, I πr² और इसको r से मल्टीप्लाई कर दो। आप यहाँ पे देखोगे कि r वगैरह कैंसिल हो जाएंगे और पार्शियल के केस में भी आपको वही आंसर मिल जाएगा I πr²। तो अगर ये पार्शली एब्जॉर्बिंग पार्शली रिफ्लेक्टिंग है तब भी नेट फोर्स इतना ही आएगा इस पर, ठीक है। तो हर एक केस में चाहे स्फीयर पे कुछ भी हो जाए, परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट रिफ्लेक्टर, पार्शियल एब्जॉर्बर, पार्शियल रिफ्लेक्टर, जो नेट फोर्स आएगा हमेशा I πr² के बराबर आ रहा है स्फीयर के केस में। इसका प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर इस कॉनिकल सरफेस पे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। लाइट वही पैरेलल बीम आ रही है, इंटेंसिटी I, और इसका ये जो एंगल है यहाँ पे थीटा हाफ एंगल थीटा दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें अगेन आपको दो केसेस के लिए फाइंड करने हैं फोर्सेस कि अगर परफेक्ट एब्जॉर्बर है और परफेक्ट रिफ्लेक्टर है। रेडियस वगैरह आर इसके दी गई यहाँ पे। आप देख सकते हो कि परफेक्ट एब्जॉर्बर के केस में जो आंसर आ रहा है I/c, और प्रोजेक्टेड एरिया वही बन जाएगा। सब प्रोजेक्टेड एरिया अगर आप यहाँ से जो लाइट आ रही है एक वॉल पे अगर आप इसे प्रोजेक्ट करो तो πr² का जो एरिया होगा वो एक तरीके से डार्क हो जाएगा, तो I πr²/c। लेकिन रिफ्लेक्टर के केस में आप देखो कुछ भी नहीं चल पा रहा है इसमें। रिफ्लेक्टर के केस में आपको पूरी कैलकुलेशन करके ही आंसर निकालना पड़ेगा। तो I πr²/c ट्वाइस और उसके साथ sin²θ, ठीक है। तो ये आंसर बन रहा है यहाँ पर रिफ्लेक्टर के केस में।